हमेशा देर कर देता हूँ। ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। बदलते मौसमों के सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। मदद करनी हो उसकी, यार की ढाढ़स बढ़ाना हो, बहुत देरीना रास्तों पे किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ, उसे जाके ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। तो जय हिंद मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे कलेजे के टुकड़ों। मैं हूँ विनीत ठाकुर। मैं फोटोन के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूँ। 2 दिन से वीडियो नहीं आई है, उसके लिए मैं तहे दिल से फिर से माफ़ी चाहूँगा, क्षमा चाहूँगा। थोड़ी सी तबीयत इस समय ख़राब चल रही है, इसलिए लगातार वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए बेटा अब हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं। लगातार अब 3 वीडियोस लगातार आ जाएंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। 1 मिनट मुझे चेक करने दीजिए कैमरा चल रहा है कि नहीं, क्योंकि कैमरे वाले इश्यूज होता है। हाँ चलो, तो हम लोगों का आज का टॉपिक है, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो चुका है लगभग। अपने को पढ़ना है इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक टॉपिक ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ना है। उसके बाद कैपेसिटर थोड़ा सा पढ़ना है, फिर उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक करंट से कंटिन्यू करेंगे। और इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीट करते ही अपने को पढ़ना है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। दैट इज, समझ में आई बात? ओके, लेट स्टार्ट क्लास। ओके बेबी, शुरू करें। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या होता है भाई? हिंदी माध्यम के लौंडे ध्यान दें, समविभव पृष्ठ। जितने भी लौंडे हिंदी माध्यम के वो ध्यान दें, समविभव पृष्ठ क्या होता है। देखो, जैसे कोई पॉइंट चार्ज है, अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट चार्ज ले लिया, जैसे यहाँ पे ले लिया पॉइंट चार्ज, यहाँ से r डिस्टेंस पे हम पोटेंशियल निकालें तो क्या लिखोगे? KQ/R। ये Q चार्ज है, r डिस्टेंस पे पोटेंशियल KQ/R, r डिस्टेंस पे पोटेंशियल KQ/R, r डिस्टेंस पे पोटेंशियल KQ/R, r डिस्टेंस पे पोटेंशियल KQ/R। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि ये कोई पॉइंट चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पे KQ/R पोटेंशियल, ये पॉइंट चार्ज क्यों हो? r डिस्टेंस पे KQ/R, r डिस्टेंस पे। इसको अगर सेंटर मान के एक स्फीयर बना लो ना, तो उस स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर, मेरी बात को ध्यान सुनना, अगर उसको सेंटर मान के एक स्फीयर बना लो ना, तो स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर अगर आप निकालते हो पोटेंशियल ना, तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा बेटा? KQ/R। तो एक किसी चार्ज के अराउंड, किसी चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पे हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल हो वो सेम हो, उस सरफेस को कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब किसी आवेश के चारों तरफ एक ऐसी सतह जिस पर उपस्थित प्रत्येक बिंदु का विभव समान हो, ऐसे पृष्ठ को, ऐसे सतह को क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। समझ में आया बेटा? तो आपसे ऐसा पूछ सकता है कि यार कोई ऐसे सोर्स ऑफ चार्ज है, तो अगर वो पॉइंट है, वो लाइन है, या कोई इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेट है, तो उसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा उसकी ज्योमेट्री कैसे होगी? तो सबसे पहले अगर कोई पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज, अगर ये पॉइंट चार्ज है, अगर ये लाइन चार्ज है, और अगर ये इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेट है, इनफाइनाइट लॉन्ग सोर्स, चाहे सोर्स लिख लो चाहे इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेट लिख लो, मेरी बात ध्यान रखना। अगर ये पॉइंट चार्ज है तो जाहिर सी बात है पॉइंट है, तो उसके चारों तरफ क्या बनेगा? एक स्फीयर। ध्यान रखना कि सर्कल नहीं बनेगा, इसमें सर्कल दिख रहा है ना बेटा, एक प्लेन में ही तो आ जाएगा सर्कल। चारों तरफ ध्यान से देखना, चारों तरफ, तो मतलब क्या बनेगा? एक स्फीयर बनेगा। तो इसके जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे वो कैसे होंगे? स्फेरिकल। स्फेरिकल अगर कोई, मतलब कि गोलाकार, हिंदी में कहेंगे गोलाकार। अगर कोई बिंदु आवेश है, अगर कोई पॉइंट चार्ज है, तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? समविभव पृष्ठ कैसा होगा? गोलाकार। अगर कोई लाइन सोर्स है, लाइन चार्ज है, मतलब कि रेखीय आवेश है, तो उसका कैसा दिख रहा है? तो बेलनाकार, सिलेंड्रिकल होगा। कैसे होगा बेटा? सिलेंड्रिकल, मतलब बेलनाकार। समझ में आ रही बातें? और अगर कोई इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेट है तो कैसा होगा? समतल होगा, प्लेन होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? प्लेन होगा। आपको पता होगा ना कि किसी भी इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेट से d डिस्टेंस पे क्या होता है? सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और पोटेंशियल क्या हो जाता है? E × d, यानी पोटेंशियल सेम रहेगा,
इस वाले प्लेट का पोटेंशियल, अब जैसे इतने सारे प्लेट हमने बनाए, इस वाले प्लेट का अगर हमने कहा कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम, इसके हर एक पॉइंट पोटेंशियल सेम, इसके हर एक पॉइंट पोटेंशियल सेम, समझ में आ रही? तो इसको कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। आप एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसकी प्रॉपर्टीज बताता हूं, फिर हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। फटाफट 1 2 3। यार की है यारी निभानी, पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी, अरे पानी में मिले तो लगे पानी जैसी। आहा, तो हो गया भैया, ये था इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनके गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज। अबे यार तुम लोग बहुत कायदे से पढ़ो, मजा नहीं आएगा यार, लॉकडाउन का फायदा उठाओ। इसी में जानते हो धुआं उठा देना है, आग लगाना है, आग, सबको सबकी औकात दिखानी है, और अब की बार एयरफोर्स को एकदम पूछ कांच के रख देना बहुत भयंकर तरीके से। तो एक एक पॉइंट में बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। प्रॉपर्टीज क्या होती है तो मैं एक एग्जांपल के तौर पर बनाता हूं। मान लो कि एक पॉइंट चार्ज है और उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। सबसे पहला पॉइंट तो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर ये है और ये चार्ज है तो इस पर जितने भी पॉइंट ले लो, ए, दूसरे कलर की पेन से ले, थोड़ा मजा आए, ए बी और ये सी। तो अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो पोटेंशियल ऑफ ए ऑलवेज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ बी ऑलवेज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ सी। समझ में आ रही बात है? अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उस सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका पोटेंशियल सेम होगा। दूसरा पॉइंट, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये डी है और ये ई है, जैसे जैसे हम इस चार्ज से दूर जा रहे हैं पोटेंशियल की वैल्यू क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल होता क्या, पोटेंशियल होता है k/r, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दूर जाओगे तो पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका, पोटेंशियल ऑफ ए सबसे ज्यादा, उसके बाद पोटेंशियल ऑफ डी, उसके बाद पोटेंशियल ऑफ ई, और बाकी इन तीनों का सेम तो है ही सेम। समझ में आ रही बात? तीसरा पॉइंट, अगर आपसे ये कहता है यार कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होता है, तो मेरी बात ध्यान सुनना, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का एंगल जो होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री। तो एंगल जो होगा ना इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है थीटा, थीटा ऑलवेज कितना होगा, 90 डिग्री। आपसे ऐसा पूछ सकता है। चौथा पॉइंट ये है ना बेटा कि यार अगर हम किसी सरफेस पे जैसे ए से बी और बी से सी तक जाने में वर्क डन निकालें तो वर्क डन की वैल्यू को हम क्या लिखते हैं, टोटल चार्ज इनटू डेल्टा वी। अगर हम क्यू चार्ज को या स्मॉल क्यू चार्ज को कैपिटल क्यू चार्ज को ए से बी, बी से सी लेकर जाएं तो हमको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो क्योंकि ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस और पोटेंशियल ऑफ ए इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ बी इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ सी, मतलब सारे पॉइंट्स के पोटेंशियल क्या है, सेम है। इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच का क्या होगा, जीरो। तो वर्क डन होता है क्यू इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो बताओ वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। एक ही पोटेंशियल सरफेस पे आप जितना चाहे जितनी मर्जी चक्कर लगा लो चार्ज को लेकर के, क्योंकि पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आया, पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं आया बेटा, इसलिए टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। ओके ठीक है। दूसरी बात, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं अरे सर जी मजा नहीं आ रहा, पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा। यार देखो फोन से वीडियो शूट की जा रही है, अपने पास कोई व्यवस्था नहीं है, अभी लॉकडाउन के बाद सारा सब कुछ मैं मैनेज करूंगा, ठीक है। एकदम मजा आएगा, जैसे लगेगा ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, सर जी नाच ना तुम लोग मजा ले रहे हो, ऐसे होगा। और मैम भी आएंगी पढ़ाने, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, 2-3 मैम है वो भी पढ़ाएंगी, तो एंटरटेनमेंट का पूरा जुगाड़ है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए अपने पास जो है वो वही है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा जीरो। अब देखो यहाँ से यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि सबका पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल ऑफ ए बी सी एंड जितने भी पॉइंट्स हैं इस सरफेस। लेकिन अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो वर्क डन कुछ ना कुछ आएगा। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब ये देखो संभव पृष्ठ 1 2 3 दिख रहे हैं ना, होंगे तो इनफाइनाइट। किसी भी चार्ज के कितने इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉसिबल है, तो टोटल नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विल बी इनफाइनाइट, मतलब कि कुल समविभव पृष्ठों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, अनंत होगी। तो कुल समविभव पृष्ठों की संख्या कितनी होगी, अनंत होगी। और किसी एक समविभव पृष्ठ पर अगर चार्ज को मूव कराया जाता है तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। इस बात का ध्यान रखना। हाँ, किंतु एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ की तरफ जाने पर क्या होगा बेटा, एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ की तरफ जाने पर वर्क डन होगा। समझ में आएगा? तो ठीक है, पांचवा पॉइंट। लेकिन अगर हम ए से
जैसे ए से ई की तरफ जाएं, अगर हम ए से ई की तरफ जाएं तो वर्क डन जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, पॉजिटिव। मेरी बात ध्यान सुनना, अगर हम ए से ई की तरफ जाएंगे, यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहाँ का पोटेंशियल कम होगा, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हम ई से ए की तरफ जाएंगे तो क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होगा, इसलिए वर्क डन भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये है अपना। और दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी चार्ज से दूर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में अगर आप चल रहे हो तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इतने सारे पॉइंट्स आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस में याद रखने हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम चल रहे हैं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो कम होती जाएगी क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है बेटा, तो बस इतना सा है, एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अगला टॉपिक शुरू करते हैं, कैपेसिटेंस और कैपेसिटर। हो गया, गर्मी बहुत ज्यादा है, थोड़ा हवा ले लें। हाँ तो ठीक है, बस इतना है, अब इसको मिटाते हैं। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने, श्री राम जानकी। ओके, तो अब अपने को एक नया टॉपिक पढ़ना है, उसको कहते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, इसको क्या कहते हैं, धारिता। धारिता कैपेसिटेंस इज द कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज। जो धारिता होती है वो आवेश को संग्रहित करने की क्षमता होती है, आवेश को अपने अंदर, चार्ज को अपने अंदर प्रिजर्व करने की कैपेसिटी को क्या कहते हैं, धारिता। जैसे आपने पंखे में कंडेंसर लगाते हो, अगर पंखे में कंडेंसर नहीं होता वो चलता नहीं है, क्यों, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है, आरपीएम को बढ़ाने के लिए, राउंड पर मिनट जो होता है उसको बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है। तो उसमें कैपेसिटर लगा दिया जाता है, जिससे क्या करता है, वो एक्स्ट्रा चार्ज को फ्लो करता है सर्किट में और उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई होती है और जिसकी वजह से वो बहुत तेजी से रोटेट करने लगता है। मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा कि नहीं? कैमरा एक बार चेक करने चल रहा है कि नहीं? हाँ ठीक है, कैमरा चल रहा है। तो इसमें कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी इज द कैपेसिटेंस इज द कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज। मतलब कि जो धारिता है वो चार्ज को संग्रहित करने की, भंडारण जिसको कहते हैं, आवेश के भंडारण क्षमता को ही क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। कैपेसिटेंस इज द कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज। अब हमको कैपेसिटेंस तो समझ में आ गया, लेकिन कैपेसिटेंस किसकी होगी, किसी कैपेसिटर की होगी कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर वही तो होता है जो जिसके अंदर कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी पाई जाती है, मतलब एक ऐसे डिवाइस जो चार्ज को अपने अंदर कंजर्व करके रख पाए, उसको बोलते हैं क्या, कैपेसिटर। एक ऐसे डिवाइस, कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर द चार्ज। कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर द चार्ज। मतलब कि जो कैपेसिटर होता है, जो संधारित्र होता है, वो एक ऐसा यंत्र होता है जो आवेश को अपने अंदर संरक्षित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मेरी बात ध्यान सुनना। ओके, तो मुझे लगता है बताने की ज्यादा जरूरत नहीं बेटा, इसको मिटा दें। तो कैपेसिटर के बारे में बात करते हैं, कैपेसिटेंस और कैपेसिटर दोनों के बारे में बात करेंगे। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। मान लो कि अपने पास एक स्फीयर है, मान लो कि अपने पास क्या है, स्फीयर, ऐसे स्फीयर। इस समय इस पे चार्ज कितना है, 0। अपने को इसको चार्ज करना है, इनफाइनाइट से चार्ज को लाके। मान लो कि अपने पास एक स्फीयर है, क्यों, जिस पर टोटल चार्ज 0, इसको चार्ज करना है। ये अनावेशित है, अभी डिस्चार्ज है, टोटल चार्ज कितना है इसमें, 0। तो यार जब बैटरी को चार्ज किया जाता है तो एक बात बताओ, जब बैटरी को चार्ज करते हैं तो क्या अचानक से टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज रख देते हैं उस पर? या तुमको खाना खाना है तो क्या करेंगे, तुमको छोटा छोटा निवाला एक एक बाइट करके खिलाया जाएगा कि पूरी थाली में खाना सजा करके ऐसे मुंह खोल के धड़ाक पे अंदर, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। इसका मतलब यह है कि छोटा छोटा निवाला या छोटा छोटा बाइट ही खाना खिलाया जाता है। ऐसे ही जब हम किसी बैटरी को चार्ज करते हैं या किसी भी कैपेसिटर में एनर्जी देना होता है या चार्ज को देना होता है, तो छोटा छोटा अमाउंट ऑफ चार्ज उसको दिया जाता है। तो जब सबसे पहले डीक्यू चार्ज, मान लो छोटा सा अमाउंट डीक्यू चार्ज जब इसको लेके आओगे, तो क्या पहले से यहाँ पर कोई चार्ज है, नो, कोई चार्ज नहीं। तो क्या इस चार्ज को अपोज करने वाला यहाँ पे कोई है, नहीं है। इसका मतलब वर्क डन होगा, नो। इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, नो। ठीक है, नहीं बढ़ेगा, हम लेके चले आए, डीक्यू चार्ज पे आ गए। लेकिन जब दूसरी बार डीक्यू लेके आओगे बेटा ना,
तो यहाँ पे dq पहले से पहुंच चुका, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, इसका अपोज करेगा कि नो, क्योंकि दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, नेस्तो नाबूद करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को तबाह बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे इस चार्ज को इसकी तरफ लेके जाओगे ना, ये तो नहीं चाहेगा कि मेरी तरफ आए, तो इससे क्या करोगे, ऐसे धक्का लगाओगे कि नहीं भाई लेके जाने दो प्लीज, लेके जाना तो प्लीज मुझे जाने दो। तो इसके पास जब लेके आओगे तो तुमको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और इनफाइनाइट से किसी चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है उसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल। इसका मतलब है इस स्फीयर का पोटेंशियल क्या होने लगेगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होगा बेटा, बढ़ेगा ना, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है क्योंकि भाई आप, तो पोटेंशियल जो होगा अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ाते बढ़ाते बढ़ेगा। तो इसका मतलब जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल के। अमाउंट ऑफ चार्ज on the surface of sphere will be always directly proportional to the potential of sphere। मतलब इस जो स्फीयर ये गोला है इसके ऊपर आवेश की जो मात्रा होगा वो इस गोले पर विभव, इस गोले की सतह पर उत्पन्न विभव के अनुक्रमानुपाती होगा, इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ में आ रही बात है? तो इसका मतलब है जैसे जैसे इस पे चार्ज की मात्रा बढ़ेगी पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा, पोटेंशियल बढ़ेगा तो चार्ज की मात्रा बढ़ जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ से जो है आपको मिलेगा Q इक्वल्स टू एक कांस्टेंट आएगा C into V एंड C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। मेरी बात को ध्यान देना, Q इक्वल्स टू आ गया CV और C इक्वल्स टू हो गया Q अपॉन V, where C is a constant which is known as capacitance। C is a constant which is known as capacitance। मेरी बात ध्यान सुनो, कैपेसिटेंस। अगर सबसे पहले तो ये है क्या, ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और SI यूनिट इसका क्या होगा, SI यूनिट जो इसका होगा वो क्या होगा, देखो कूलॉम पर वोल्ट, कूलॉम पर वोल्ट, और इसी को और नाम दिया गया क्या, फैराड। कूलॉम पर वोल्ट या फैराड, फैराडे ना समझ लेना, फैराडे दूसरा है, वो चार्ज का मात्रक है, यूनिट है। एक फैराडे इक्वल्स टू 96,500 कूलॉम, ठीक है ना। तो कूलॉम पर वोल्ट को हमने नाम दे दिया फैराड। इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना चाहोगे तो लिख लो, डायमेंशनल फार्मूला कूलॉम का हो जाएगा 80 और वोल्ट का क्या हो जाएगा ml स्क्वायर t के पावर -2। वोल्ट का मतलब v बराबर w अपॉन q होता है ना, अपॉन फिर से 80, तो 80 यहाँ गया ऊपर चला जाएगा, तो फटाक से डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, a स्क्वायर t स्क्वायर m के पावर -1 a स्क्वायर t स्क्वायर तो t के पावर 4 और m के पावर -1 l के पावर -2 वगैरह जो भी होगा इसको एक बार सॉल्व कर लेना, देख लेना, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इसका क्या, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटर। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। अगर इसका पोटेंशियल कितना है 1 वोल्ट है, मेरी बात ध्यान सुनना, अगर पोटेंशियल 1 वोल्ट है तो C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Q। मतलब कि किसी स्फीयर पे या किसी भी दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका कैपेसिटेंस हम कैसे निर्धारित करेंगे। अगर उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट हो, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर उसकी कैपेसिटेंस हमको फाइंड करनी तो हम क्या करेंगे, C इक्वल्स टू Q बाय V, तो फार्मूला हमको मिला है। अगर उसका वोल्टेज मतलब पोटेंशियल 1 वोल्ट है तो C इक्वल्स टू Q, मतलब कि जिस समय उस सरफेस का पोटेंशियल 1 वोल्ट है उस टाइम पे उस सरफेस पे जितना भी अमाउंट ऑफ चार्ज कंजर्व हुआ है, जितना भी उस पर टोटल आवेश संरक्षित है, उस आवेश की मात्रा को, उस अमाउंट ऑफ चार्ज को ही क्या कहेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट कहेंगे। उस वस्तु का क्या कहेंगे, धारिता कहेंगे। समझ में आई बेटा? धारिता जो हो एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है धारिता एक कांस्टेंट है जिसको कैपेसिटेंस या धारिता कहते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि है। SI यूनिट कूलॉम पर वोल्ट या उसी को नाम दिया गया है फैराड। डायमेंशनल फार्मूला इसका निकालोगे तो देखो ये कूलॉम है, 80 लिखोगे, वोल्ट का मतलब W अपॉन Q होता है, तो ml स्क्वायर t पावर -2 अपॉन 80, ये ऊपर जाएगा तो a स्क्वायर t पावर 4 m पावर -1 l पावर -2 हो जाएगा। ये कैपेसिटेंस की धारिता होगी। समझ में आई बात? तो ये धारिता के बारे में कुछ चीजें। अब अपने को पूछेगा स्फेरिकल कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट लो, हम तुमको फटाक से पढ़ा दें स्फेरिकल कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। 1 2 3। कैसे जाए दुनिया के नगरिया हो चुनरिया में दा। तो स्फेरिकल कैपेसिटर क्या है? स्फेरिकल कैपेसिटर, तो मान लो कोई स्फेरिकल है जिसका चार्ज टोटल Q है, R है, इसका कैपेसिटेंस लिखना है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, C इक्वल्स टू Q बाय V। बताओ किसी स्फीयर का पोटेंशियल कितना होता है सरफेस पे? पोटेंशियल होता है KQ बाय R। मेरी जान इसको लिखो फटाक से, Q अपॉन
k क्यूब डिवाइडेड बाय r। अरे c बाय q बाय v लिखना है ना, c इक्वल्स टू, तो q की वैल्यू q है और v की वैल्यू ये, तो q से q मर गया, r चला गया ऊपर, c की वैल्यू हो गया r, और k की वैल्यू क्या होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर चला गया, तो c की वैल्यू डायरेक्ट कितना हो जाएगा, c की वैल्यू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। तो किसी स्फेरिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r होता है। अब दूसरी बात ये है कि अगर हम अर्थ की बात करें, स्पेशली अर्थ की बात करें ना, तो अर्थ के लिए देखो जरा क्या हो जाएगा, c की वैल्यू हो जाएगा r by k, डायरेक्ट हम लिखते हैं r अपॉन k, तो r अपॉन k चाहे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखोगे तब भी वही सॉल्व करने का r by k लिख लो, जैसे यहाँ पे कितना है r by k, तो r रेडियस कितना होता है 6.4 into 10 power 6 मीटर अर्थ का रेडियस होता है, और k की वैल्यू कितनी होती है 9 into 10 power 9। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो c की वैल्यू जानते हो कितना जाएगा 7 into 10 to the power -4 फैराड, या इसको लिख सकते हैं 700 into 10 to the power -6 फैराड, या इसको लिख सकते हैं 700 माइक्रोफैराड। ये कैपेसिटेंस अर्थ का। अब तुम खुद सोच लो कि अगर यार अर्थ इतना बड़ा स्फीयर है, हमारे लिए तो बहुत बड़ा स्फीयर है यार, पूरी दुनिया उसी पे टिकी है। अब अगर तुम खुद सोचो कि यार अर्थ इतना बड़ा स्फीयर है और उस अर्थ का जो कैपेसिटेंस है वो 700 माइक्रोफैराड आया है, इसका मतलब जो फैराड है वो बहुत बड़ी क्वांटिटी है, जो फैराड है वो बहुत बड़ा यूनिट है, इसलिए तो अर्थ जैसे बड़े कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 700 माइक्रोफैराड में आया है। समझ में आएगा? इसलिए तो ये था स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। अब तुरंत हम पढ़ते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसको हम डिराइव नहीं करेंगे, फटाक से बता देंगे 1 2 3 जल्दी मिटाओ, मिटा दें। अभी नहीं करना है आप, देखो पढ़ाई जो होता है वो रेगुलर, अगर वीडियो को पॉज कर लोगे तो अपने आप स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा, लेना पड़ेगा, मतलब देखो पढ़ाई जब करोगे तभी होगा, बहाने तो बहुत होते हैं। देखो मेरा खुद नहीं मन करता है वीडियो बनाने का, लेकिन क्या करें, तुम लोगों के लिए करना है तो कर ही रहे हैं। अब ऐसा नहीं इसमें मेरा फायदा नहीं, मेरा भी फायदा है, लेकिन एक्चुअली में यार सबको लगता है वीडियो बनाना बहुत आसान है, वीडियो बनाने में बड़ा मेहनत करना पड़ता है। एक तो जब खासकर आप अकेले हो, तो मैं अकेला ही हूँ, ठीक है, सारी चीज़ें बंद है, क्या बताएं यार तुमको अपना हम, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब समझते हो? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज अ डिवाइस इन विच टू कंडक्टिंग प्लेट्स जो होते हैं वो कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट करके रखे जाते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो पैरेलल प्लेट होते हैं, वो कंडक्टर होते हैं, और दोनों को क्या करते हैं, कुछ दूरी पर रखते हैं। उनके बीच का जो मीडियम होता है वो कैसा होता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है या इंसुलेटर होता है। एयर भी हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखना, एयर भी हो सकता है। तो फिलहाल के लिए नॉर्मल जो कैपेसिटर बनता है उनके बीच में एयर ही होता है, उसके बाद हम उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो कैपेसिटेंस की वैल्यू घटती है और बढ़ती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यार मैं मान लेता हूँ कि अपने पास देखो एक पैरेलल प्लेट हमने लिया ऐसे कर, ठीक है, ये है दोनों पैरेलल प्लेट, ठीक है, समझना बात को। अब ये कैपेसिटर है, लेकिन अपने को प्लेट ऐसे नहीं रखना, प्लेट तो हम ऐसे रखेंगे ना, ऐसे रखेंगे प्लेट, मतलब ऐसे रखेंगे प्लेट, तो ये एक सीधी सीधी लाइन के रूप में दिखेगी। तो मैं इसको मिटा करके प्लेट सीधे सीधे ऐसे रख रहा हूँ, और दोनों पे अगर दोनों कंडक्टर है, मेरी बात को ध्यान सुनना, अगर दोनों कंडक्टर है ना, तो जैसे ही आप ये वाला बवाल, ये वाला कांड जैसे ही करोगे, मतलब कि आपने ले लिया यार 2 4, इनके बीच का गैप आपने रखा d, और ये जो प्लेट है, इस प्लेट को मैं यहाँ बना देता हूँ। अगर प्लेट ऐसे है ना तो इसका कुछ एरिया होगा, मान लो कि एरिया ए है, एरिया है, इस पे हमने चार्ज रखा कैपिटल Q, तो अपने आप इस पर चार्ज कितना आ जाएगा -Q। अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज आपने रखा है, जैसे इस पे प्लस प्लस है, तो अगर ये कंडक्टर है बेटा ना, तो अपने आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज पैदा हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो इसका जो कैपेसिटेंस आता है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आएगी, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आएगी। ये कैसे आएगी, निकाल के देख सकते हो। अच्छा, इस पर चार्ज की डेंसिटी निकालोगे, सिग्मा की वैल्यू होता है Q अपॉन A, ये सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी Q अपॉन A होता है। और अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है ना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। और आपको पता है कि E की वैल्यू होती है V अपॉन D इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आएगा, और V बाय D होता है E की वैल्यू। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, V की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा अपॉन सिग्मा इनटू D अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
और आपको पता होगा कि Q की वैल्यू होती है CV और V की वैल्यू होती है Q अपॉन C। तो यहाँ पर V की वैल्यू Q अपॉन C इक्वल्स टू सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन A, तो Q इंटू D अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट। Q से Q मर गया, अब C को उलट दो, पलट दो, 1 अपॉन C इक्वल्स टू D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से डायरेक्ट लिखो C की वैल्यू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो आपको मेन तो ये याद रखना है यार, मेन ये याद रखना है कि जो कैपेसिटेंस आया वो कितना है बेटा, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। किसी का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस आया वो कितना है, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। अब एक चीज और ध्यान में रखो, आपने को याद क्या रखना है, देखो C की वैल्यू आई है A एप्सिलॉन नॉट बाय D। इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब ये है कि जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जितना ज्यादा एरिया बढ़ाओगे, जितना ज्यादा एरिया बढ़ाओगे कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। एरिया बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और अगर एरिया घटाओगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू भी क्या होगा, घट जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना। और कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, मतलब कि इनके बीच का जो गैप, अगर प्लेट की चौड़ाई बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, धारिता बढ़ जाएगी समांतर प्लेट संधारित्र की। लेकिन अगर उनके बीच का गैप बढ़ाओगे तो देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब D की वैल्यू अगर इंक्रीज करते हो तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और अगर D की वैल्यू डिक्रीज करते हो तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। देखिए पहले दिख रहा है कि नहीं तुम लोगों को, हाँ दिख रहा है, समझ में आ रही बात है। मतलब कि कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर उनके उन प्लेटों की चौड़ाई बढ़ा रहे हो तो यार अपने आप देखो C की वैल्यू A एप्सिलॉन नॉट बाय D है, तो एरिया बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन अगर उनके बीच का गैप बढ़ाओगे ना तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये है इतना। अब हम लोगों को नए वीडियो में सीखना है कि जब हम इनके बीच में डायरेक्ट्रिक कोई दूसरा लाते हैं, अभी तो एयर है तो काम चल गया, क्योंकि एयर का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है। तो अगर दो चार्ज के बीच में एयर है तो लगने वाला फोर्स के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई कमी आएगी ना तो फोर्स में। लेकिन जब दोनों चार्ज के बीच में कोई डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम रख दिया जाता है तो फोर्स की वैल्यू कम होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाएगी, पोटेंशियल भी कम होगा, जिससे कैपेसिटेंस की वैल्यू भी घट सकता है, बढ़ सकता है। क्या होगा वो अगले वीडियो में देखेंगे। भाई साहब अगली बात ये है कि यार वीडियोस में व्यूज नहीं आ रहे हैं, बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जो घंटी नहीं टन 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 बजता लाभ वाले के बगल में उसको बजा दो, तभी तो नोटिफिकेशन आएगा। और दूसरी बात यह है कि उसको शेयर करो, और जो लड़के हैं जितने भी लौंडे एयरफोर्स और एनडीए के हैं, एनडीए वालों के लिए भी है, एयरफोर्स वालों के लिए भी, वो यार अपने फेसबुक वगैरह पे कहाँ नहीं शेयर कर देते हो यार, इंस्टाग्राम वगैरह पे बिना मतलब बवाल करने चाहते हो तो ये तो कर लो। अगले वीडियो जस्ट आपको मिल रहा है 2 मिनट के अंदर, ठीक है बेटा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।